नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। दूरदर्शन समाचार आप देख रहे हैं और देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों को लेकर हाजिर हूं मैं कृतिका। और अगले 1 घंटे में हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी और छोटी खबरें, जिसमें खास तौर पर बात होगी आज होने वाले शपथ ग्रहण समारोह को लेकर। तो किस तरीके की अपडेट इस वक्त मिल रही है उस पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन सबसे पहले एक छोटी सी नजर डाल लेते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर, हेडलाइंस पर। लगातार तीसरी बार आज प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। राष्ट्रपति भवन में शाम 7:15 बजे होगा मुख्य समारोह। शपथ ग्रहण से पहले राजघाट, सदैव अटल स्मारक और नेशनल वार मेमोरियल जाएंगे पीएम मोदी। नई सरकार के शपथ ग्रहण समारोह में साक्षी बनेंगे देश विदेश के गणमान्य नागरिक, पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेता होंगे विशिष्ट अतिथि। राष्ट्रपति भवन में मेहमानों के लिए आज रात का डिनर का भी आयोजन। शपथ ग्रहण समारोह के मद्देनजर दिल्ली में जमीन से आसमान तक कई स्तर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम। अगले 2 दिन राजधानी में नो फ्लाई जोन और निषेधाज्ञा लागू। राष्ट्रपति भवन और बड़े बड़े होटल से लेकर चप्पे चप्पे पर तैनात सुरक्षाकर्मी। हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ दी जाएगी रामोजी राव को अंतिम विदाई। भारतीय मीडिया जगत के दिग्गज को नम आंखों से दी जा रही है श्रद्धांजलि। खेल की खबरों में T20 क्रिकेट विश्व कप के पहले मैच में वेस्टइंडीज ने युगांडा के खिलाफ टॉस जीतकर चुनी बल्लेबाजी। वहीं शाम को हाई वोल्टेज मुकाबले में भारत पाकिस्तान होंगे आमने सामने। और दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी पोलैंड की इगा श्वांतेक ने जीता फ्रेंच ओपन महिला एकल का खिताब। वहीं आज होने वाले पुरुष एकल के फाइनल में कार्लोस अल्कराज और अलेक्जेंडर ज्वेरेव होंगे आमने सामने। तो ये थी तमाम मुख्य खबरें, और मुख्य खबरों के बाद अब खबरों में विस्तार से बात करेंगे, जहां नरेंद्र मोदी आज लगातार तीसरी बार देश की बागडोर अपने हाथ में लेते हुए नजर आएंगे। शाम 7:15 बजे राष्ट्रपति भवन में एनडीए सरकार शपथ ग्रहण करेगी, जिसके मुखिया नरेंद्र मोदी होंगे। 2014 के बाद से लगातार प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी इतिहास बनाने जा रहे हैं। शपथ लेते ही नरेंद्र मोदी भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के रिकॉर्ड की बराबरी भी कर लेंगे। आपको बता दें कि शपथ ग्रहण के पहले प्रधानमंत्री मोदी अब से कुछ ही देर में राजघाट जाएंगे, जहां पर वो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और इसके बाद सदैव अटल स्मारक पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल जी को नमन करेंगे। इसके साथ ही नेशनल वार मेमोरियल में भी पीएम मोदी अब से कुछ ही देर बाद शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए नजर आएंगे। तो आज बेहद ही खास दिन, ऐतिहासिक क्षण आज होने वाला है, जिसके साक्षी आप और हम सभी लोग बनने जा रहे हैं। और साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी अब आज यानी 9 जून को भारत के प्रधानमंत्री के तौर पर लगातार तीसरी बार शपथ लेते हुए नजर आएंगे। और इस शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें तो इस समारोह में कई देशों के शीर्ष नेता शामिल होने के लिए भारत भी पहुंच रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में इन नेताओं की उपस्थिति भारत की पड़ोसी पहले नीति और सागर नीति की उच्च प्राथमिकता के भी प्रतीक है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव में एनडीए की जीत के बाद देश में एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में सरकार बनने जा रही है। पीएम मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने जा रहे हैं। रविवार 9 जून को पीएम मोदी का शपथ ग्रहण समारोह है। इस समारोह को भव्य और यादगार बनाने के लिए तैयारियां भी जोर शोर से चल रही हैं। इस बार भी तमाम विदेशी मेहमान समारोह में शामिल होने वाले हैं। प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण समारोह कई मायनों में बेहद ही खास होगा। इस समारोह में जहां एक तरफ दुनिया भर के शीर्ष नेता शामिल होंगे, तो वहीं सफाई कर्मी, ट्रांसजेंडर, मजदूर भी इस ऐतिहासिक पल के साक्षी बनेंगे। इस शपथ ग्रहण समारोह में दुनिया के कई शीर्ष नेता शामिल हो सकते हैं। भारत के पड़ोस और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर सादर आमंत्रित किया गया है।
विदेश मंत्रालय द्वारा जारी बयान के मुताबिक इस बार पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में हिस्सा लेने के लिए भारत के पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर शामिल होने का न्योता दिया गया है। पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 2 राष्ट्रपति, 1 उपराष्ट्रपति और 4 प्रधानमंत्री शामिल होंगे। श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे, मालदीव के राष्ट्रपति डॉक्टर मोहम्मद मोइजू, सेशल्स के उपराष्ट्रपति अहमद अफीफ, बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड और भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे ने पीएम के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने का निमंत्रण स्वीकार कर लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लगातार तीसरे कार्यकाल के शपथ ग्रहण समारोह में भाग लेने के लिए नेताओं की यात्रा भारत द्वारा अपनी पड़ोस पहले नीति और सागर दृष्टिकोण को दी गई सर्वोच्च प्राथमिकता को ध्यान में रखते हुए की गई है। वहीं पिछले 2 कार्यकालों में यानी 2014 और 2019 में भी सत्ता की बागडोर संभालने से पहले पीएम मोदी ने शपथ ग्रहण समारोह के दौरान भारत के कई पड़ोसी देशों और हिंद महासागर क्षेत्र के नेताओं को विशिष्ट अतिथि के तौर पर आमंत्रित किया था। वर्ष 2019 में प्रधानमंत्री मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में 8 विदेशी नेता शामिल हुए थे, जिसमें बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल हामिद, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के तत्कालीन प्रधानमंत्री लोटे शेरिंग, किर्गिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति सूरोनबे जिनबेकोव, मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद कुमार जगन्नाथ, म्यांमार के तत्कालीन राष्ट्रपति विन मिंट, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति मैत्रीपाला सिरिसेना, थाईलैंड से विशेष दूत ग्रिसाडा बुनराज प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। साल 2014 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में अफगानिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति हामिद करजई, बांग्लादेश के प्रधानमंत्री शेख हसीना, भूटान के प्रधानमंत्री शेरिंग तोब्गे, मालदीव के तत्कालीन राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन अब्दुल गयूम, मॉरिशस के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवीन चंद्र राम गुलाम, नेपाल के तत्कालीन प्रधानमंत्री सुशील कोइराला, पाकिस्तान के तत्कालीन प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, श्रीलंका के तत्कालीन राष्ट्रपति महिंदा राजपक्षे प्रतिनिधि और अतिथि के रूप में समारोह में शामिल हुए थे। राष्ट्रपति भवन में होने वाले समारोह के लिए हजारों मेहमानों के बैठने की व्यवस्था की गई है। वहीं शपथ ग्रहण समारोह में बड़ी संख्या में सेंट्रल विस्टा परियोजना में काम करने वाले मजदूरों, सफाई कर्मचारियों, केंद्र सरकार की योजनाओं के लाभार्थियों, विकसित भारत के राजदूतों और ड्रोन दीदियों को आमंत्रित किया गया है। सभी मेहमान और समारोह स्थल तिहरे सुरक्षा घेरे में रहेंगे। राष्ट्रपति भवन के आसपास के इलाके में गुरुवार से ही सुरक्षा बढ़ा दी गई है। एशिया की पहली लोको पायलट सुरेखा यादव भी तीसरी बार प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगी। पीएम नरेंद्र मोदी 9 जून को तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्रिपरिषद के अन्य सदस्यों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाएंगी। शपथ ग्रहण को यादगार बनाने की तैयारियां जोर शोर से की जा रही हैं। शपथ ग्रहण समारोह से पहले दिल्ली में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और वहीं अगर सुरक्षा की हम बात करें तो राजधानी दिल्ली आज एक तरह से किले में तब्दील होती हुई नजर आ रही है, क्योंकि शपथ ग्रहण समारोह के लिए राजधानी दिल्ली के लिए जमीन से लेकर आसमान तक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। समारोह के मद्देनजर दिल्ली पुलिस ने 9 और 10 जून के लिए दिल्ली को नो फ्लाई जोन भी घोषित किया है और निषेधाज्ञा लागू की है। इन 2 दिनों में पैराग्लाइडर, पैरामोटर्स, हैंग ग्लाइडर, यूएवीएस, यूएएसएस, माइक्रोलाइट विमान जैसे उप पारंपरिक हवाई प्लेटफॉर्मों की उड़ान पर भी प्रतिबंध रहेगा। शपथ ग्रहण कार्यक्रम राष्ट्रपति भवन में होगा, जिसके लिए राष्ट्रपति भवन में अभेद सुरक्षा के भी इंतजाम हैं। राष्ट्रपति भवन की सुरक्षा के लिए अर्धसैनिक बलों की कंपनियां, एनएसजी कमांडो, ड्रोन और स्नाइपर भी तैनात रहेंगे। वहीं राष्ट्रपति भवन परिसर के अंदर और बाहर त्रिस्तरीय सुरक्षा होगी। बाहरी घेरे पर दिल्ली पुलिस के जवान तैनात रहेंगे और उसके बाद अर्धसैनिक बल के जवान और भीतरी घेरे में राष्ट्रपति भवन की आंतरिक सुरक्षा के जवान तैनात रहेंगे। विदेशी मेहमान जिस होटल में रुके हैं वहां से राष्ट्रपति भवन तक ट्रैफिक और सुरक्षा के भी कड़े इंतजाम है। तस्वीरों के जरिए आप देख सकते हैं किस तरीके से चप्पे चप्पे पर निगरानी इस वक्त की जा रही है। कैमरे पूरी दिल्ली में इस वक्त लगाए गए हैं, तो सुरक्षा काफी चाक चौबंद है, क्योंकि आज एक बहुत बड़ा कार्यक्रम देश की राजधानी दिल्ली में होने जा रहा है और काफी ऐतिहासिक पल भी होगा।
इसी के साथ प्रसिद्ध भारतीय रेत कलाकार और पद्म पुरस्कार विजेता सुदर्शन पटनायक ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के शपथ ग्रहण समारोह से पहले रेत की कलाकृति बनाकर प्रधानमंत्री का अभिनंदन किया है। ओडिशा के पुरी तट पर बनाई गई रेत कलाकृति में पीएम मोदी की तस्वीर के ऊपर अभिनंदन मोदी जी भी लिखा गया है। और देखिए, बेहद ही खूबसूरत ये तस्वीर बनाई गई है और इस तस्वीर में आप देख सकते हैं कि प्रधानमंत्री का अभिनंदन भी किया गया, साथ ही 3.0 भी इस पर लिखा गया है। विकसित भारत का संदेश इसके जरिए दिया गया है। और खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का है। आप बने रहिए हमारे साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। डॉक्टर ऑर्थो ऑयल के रेगुलर मसाज से जॉइंट हेल्थी रहते हैं। और अगर प्रॉब्लम बहुत पुरानी है तो डॉक्टर ऑर्थो कैप्सूल्स साथ लेना ना भूलें। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। Curiosity can take you to some out of the world places. Curious about this place? Scan this QR code before I take it off with my Seat tires. Seat, crafted for the curious. वो मिस्टर विकास की फाइल आप पॉलिसी बाजार। मैम, आपका हेल्थ इंश्योरेंस क्लेम अप्रूव हो गया है। अब आप सर को घर ले जा सकती हैं। क्लेम के टाइम पे हमेशा आपकी हेल्प को तैयार। पॉलिसी बाजार, 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 390 रुपए महीने से शुरू। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। नरेंद्र मोदी 10 साल तक प्रधानमंत्री रहने के बाद अब आज लगातार तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। और इससे पहले वो 13 साल तक गुजरात के मुख्यमंत्री के पद पर भी रह चुके हैं। और इस प्रकार कुल मिलाकर 23 साल तक राज्य और केंद्र में सत्ता के मुखिया पद पर रह चुके हैं, जो अपने आप में एक बड़ा रिकॉर्ड है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की सरकार तीसरी बार। और इसी बीच चलिए सीधा रुख करते हैं दिल्ली के राजघाट का, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस वक्त पहुंच चुके हैं। और ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। तो प्रधानमंत्री इस वक्त वहां पहुंचे और देखिए, आज बेहद ही खास दिन है, काफी बड़ा दिन है आज का। और उससे पहले राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को नमन करने के लिए प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचे। और इस दौरान उनके साथ में आप देख सकते हैं कि हरदीप सिंह पुरी भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये सीधी तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं देश की राजधानी दिल्ली से, राजघाट से ये सीधी तस्वीरें, जहां पर बापू को श्रद्धांजलि देने जा रहे हैं।
तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप देख रहे थे इस वक्त राजघाट पहुंचे और अब से कुछ ही देर में सदैव अटल भी जाएंगे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भी श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए प्रधानमंत्री अब से कुछ ही देर में नजर आएंगे। इसी के साथ आपको बता दें कि शपथ ग्रहण समारोह की अगर हम बात करें तो तैयारियों के बीच में शनिवार को दिल्ली में अहम बैठकों का सिलसिला जारी रहा है। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता अमित शाह के आवास पर बीजेपी नेताओं की अहम बैठक हुई, जिसमें कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर चर्चा की गई है। तो जिस तरीके से अगर बैठकों की हम बात करें तो जहां भारतीय जनता पार्टी यूं कहे कि एनडीए की बैठक जिस तरीके से चल रही है, वहीं विपक्षी गठबंधन भी लगातार बैठकें कर रहे हैं। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर मंथन के लिए कांग्रेस में भी बैठकों का दौर लगातार जारी रहा और इसी क्रम में शनिवार को कांग्रेस संसदीय दल की बैठक हुई। इस बैठक में सोनिया गांधी को सर्वसम्मति से पार्टी के संसदीय दल का अध्यक्ष चुना गया। बैठक के दौरान कांग्रेस पार्टी की ओर से आगामी लोकसभा के कार्यकाल के लिए पार्टी की भूमिका को लेकर भी चर्चा की गई है। कांग्रेस संसदीय दल की बैठक से पहले शनिवार को कांग्रेस कार्यकारिणी समिति की भी बैठक हुई। पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नेतृत्व में हुई बैठक में चुनावी नतीजों पर मंथन हुआ। बैठक के बाद कांग्रेस नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति ने सर्वसम्मति के साथ एक प्रस्ताव पारित कर राहुल गांधी से लोकसभा में विपक्ष के नेता का पद स्वीकार करने का अनुरोध किया है और वहीं इस बारे में राहुल गांधी ने सोचने के लिए समय मांगा है। Congress Working Committee unanimously passed the resolution requesting Rahul Gandhi ji to accept the position of leader of opposition in the Lok Sabha. He replied that he will think about it. और चलिए खबरों में अब आगे बढ़ेंगे और अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां नीट 2024 की परीक्षा के मुद्दे पर एनटीए की ओर से डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और प्रेस को संबोधित करते हुए छात्रों की तमाम जो शिकायतें और शंकाएं थी उनका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि समिति ने बैठक की और केंद्रों और सीसीटीवी के सभी विवरणों का अध्ययन किया गया। पूरे देश में इन परीक्षा की अखंडता से समझौता नहीं किया गया है, कोई भी पेपर लीक नहीं हुआ है, परीक्षा प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी रही। साथ ही उन्होंने कहा कि आगे समिति इस मामले में पूरी जांच कर रही है। हम लोगों ने पूरा एक कमेटी बना के एक्सपर्ट का एनालाइज किया और उनके ग्रीवांसेस एड्रेस किए कि जिससे जो 23 लाख कैंडिडेट्स हैं उनका भी इशू ना हो और जो इतने कैंडिडेट्स हैं उनके भी इशू ना हो।
हमने ग्रीवांस रिड्रेसल कमेटी बनाई थी, उसने जो रिकमेंडेशंस दी थी उनको जो है एक हाई पावर्ड कमेटी एनालाइज कर ले। तो एक हमने कमेटी बनाई है, उस कमेटी की वो कमेटी इनको एक बार फिर से देख लेगी कि जो इनके ग्रीवांसेस थे 1600 कैंडिडेट्स के, उनके भी ग्रीवांसेस ना रहें, और जो 23 लाख लोगों के मन में हैं कि काफ़ी सारे टॉपर्स आ गए, ये आ गए, तो इनके भी इशूज वो ना हों। इसके साथ ही डीजी एनटीए सुबोध कुमार सिंह ने कहा कि परीक्षा परिणामों की तिथि को लेकर एनटीए ने शुरू से ही बेहद पारदर्शी रवैया अपनाया है, जिसे लेकर कोई भी संशय की स्थिति नहीं रही है। हमारा जो सिस्टम है, जो रिजल्ट प्रिपेयर हो जाता है तो वी अनाउंस इट। पहले भी एग्जाम में, जैसे जेई में भी हमने जो डेट, पहले एनटीए में कभी डेट नहीं होती थी कि किस डेट को करेंगे। इस साल से हमने ये किया कि एक अपने लिए एक आउटर टारगेट रखते हैं कि इस तारीख तक डिक्लेयर होगा, सो दैट एवरीबडी नोज कि दे कैन प्लान आफ्टर दैट वेदर द एडमिशन द कॉलेजेज और व्हाटएवर। तो एक हम उसके लिए आउटर डेट देते हैं। पहले भी हमारी अभी जितने भी एग्जाम्स हुए हैं, एफर्ट्स रहता है कि जेई का हमने 11 दिन में किया, सेशन 1 का, और सेशन 2 में जिसमें 1 भी रहता है उसका 15 दिन में किया। तो इट इज़ नॉट कि वो किया। दूसरा जो है, जो हमने किया उसमें सारी इन्फॉर्मेशन देते हैं। भाई जितनी भी इन्फॉर्मेशन आ रही सोशल मीडिया से, हमारी प्रेस रिलीज से ही आ रही है। तो वी हैव नथिंग टू हाइड वेदर इट इज ऑन दिस डेट और दैट डेट। तो इट वॉज रेडी ऑन दैट डेट, सो वी अनाउंस्ड ऑन दैट डेट। इसके साथ ही ग्रेस मार्क्स पर स्पष्टीकरण देते हुए उन्होंने कहा कि समिति को पता चला कि कुछ केंद्रों पर समय की बर्बादी हुई है और इसलिए छात्रों को उसके लिए मुआवजा दिया जाना चाहिए। इसके कारण कुछ छात्रों की चिंताएं सामने आई, क्योंकि कुछ उम्मीदवारों को 718 और 719 अंक मिले और 6 उम्मीदवार टॉपर बन गए। समिति ने सोचा कि वो शिकायतों को दूर कर सकते हैं और छात्रों को मुआवजा भी दे सकते हैं, और इसलिए कुछ छात्रों के अंक बढ़ा दिए गए। हमने सभी चीजों का सावधानीपूर्वक विश्लेषण किया और परिणाम जारी किए हैं। 4750 केंद्रों में से ये समस्या 6 केंद्रों तक सीमित है थी और 24 लाख छात्रों में से केवल 1600 छात्रों को इस समस्या का सामना करना पड़ा। इस साल सबसे कम जो है, केवल एक क्वेश्चन चैलेंज हुआ, मतलब एक क्वेश्चन अफेक्ट हुआ। 1563 बच्चों का हमने वो किया, तो इनके जो मार्क्स रिवाइज होके भी कई बच्चों के मार्क्स जैसे नेगेटिव में थे तो नेगेटिव से नेगेटिव में ही रहे, -20 रहे, और कुछ बच्चों के मतलब टॉपर साइड में आ गए। और इसी बीच चलिए सीधा रुक करते इस वक्त देश की राजधानी दिल्ली का, जहां पर प्रधानमंत्री इस वक्त सदैव अटल पहुंचे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को अब से कुछ ही देर में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए नजर आएंगे।
तो दिल्ली के सदैव अटल से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हुए नजर आए सदैव अटल पर और श्रद्धा सुमन अर्पित किए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को। इसके बाद में अब से कुछ ही देर में वो वार मेमोरियल भी पहुंचेंगे और जैसे ही पहुंचेंगे वहां की तस्वीरें भी आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ खबरों में अभी आगे बढ़ लेते हैं, जहां राजस्थान के किसानों के लिए बड़ी खुशखबरी है। दरअसल शनिवार को मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने राजस्थान में किसान सम्मान निधि में 2,000 रुपए का इजाफा करने की बड़ी घोषणा की है। सरकार के इस फैसले के बाद किसान सम्मान निधि की राशि अब 6,000 रुपए से बढ़कर 8,000 रुपए हो जाएगी। सरकार के इस फैसले पर किसानों ने कहा कि राजस्थान की भाजपा सरकार का यह फैसला उनके लिए काफी फायदेमंद साबित होगा। प्रदेश के लगभग 57 लाख किसानों को इसका सीधा लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया, जिसमें उन्होंने लिखा कि सरकार अन्नदाता उत्थान के संकल्प पर सतत गतिशील है और अन्नदाताओं के सर्वांगीण उन्नयन के लिए संकल्पबद्ध है। वहीं लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में मिली हार के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बार फिर से फुल एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की, फिर मंत्रियों के साथ राज्य में चल रहे कार्यों की समीक्षा की। बैठक के बाद योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हमारी सरकार $1 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को लेकर कार्य कर रही है। इसमें हर विभाग की जिम्मेदारी पहले से तय है। ये मंत्रीगण की जिम्मेदारी है कि वो लक्ष्य के अनुरूप प्रगति की समीक्षा करें, जहां कोई कमी हो तत्काल सुधार कराएं। आने वाले दिनों में वृहद पौधारोपण, स्कूल चलो अभियान और संचारी रोग नियंत्रण के कार्यक्रम भी होने हैं। इनकी सफलता के लिए सभी को प्रयास करना होगा। अपने अपने क्षेत्रों में सभी मंत्रीगण इसके लिए अपना योगदान सुनिश्चित करें। वहीं पिछले 48 घंटों में योगी सरकार ने कई बड़े प्रशासनिक निर्णय भी लिए, जिसके अंतर्गत ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले 61 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर उन्हें लाइन हाजिर किया गया है। तो वहीं 2 दिनों में हुए 16 एनकाउंटर में 2 बदमाश ढेर हुए और जबकि 14 बदमाश घायल हुए हैं। तो आपको बता दें कि नरेंद्र मोदी लगातार तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री आज बनने जा रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस जीत के क्या मायने हैं, इस बारे में जेएनयू के प्रोफेसर गुलशन सचदेवा ने डीडी न्यूज के संवाददाता विशाल बैरिस्टो से खास बातचीत की है। क्या कुछ मायने हैं इस जीत को लेकर के, आइए जानते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का तीसरी बार प्रधानमंत्री बनना, वो भी लगातार तीसरी जीत के साथ, क्या मायने रखता है भारत के लिए अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की बात कर रहे हैं तो। इस पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ है प्रोफेसर गुलशन सचदेवा, जो इंटरनेशनल स्टडीज के प्रोफेसर हैं जेएनयू में। आइए हम उनसे पूछते हैं किस तरह से देखते हैं हम इन चीज़ों को और ख़ास तौर से इस तीसरी जीत को। इस तीसरी जीत के बहुत महत्वपूर्ण मायने हैं, सिर्फ भारत में ही नहीं, क्योंकि भारत एक बहुत बड़ी उभरती हुई ताकत है और जिस रिस्पॉन्सिबिलिटी से भारत ने अपना रोल अदा किया है, हमने देखा है G20 की जो उसका जो प्रेसिडेंसी लास्ट ईयर यहाँ पे, और जिस तरह से तीसरी दुनिया के देशों को एक निर्णायक लीडरशिप भारत दे रहा है, तो उसमें बहुत सारे पश्चिम के देश, बहुत से विकासशील देश भारत की ओर देख रहे हैं, किस तरह के भारत के अंदर किस तरह का राजनीतिक बदलाव हो रहा है, किस तरह से डेमोक्रेसी यहाँ से और मजबूत हुई है। और भारत की सो इट मीन्स भारत जो है पहले बड़ी अर्थव्यवस्था तो अभी बना है, लेकिन डेमोक्रेसी हमेशा से भारत में रही है, एक बड़ा कंट्री रहा है। आपने कहा सभी देश भारत की तरफ देख रहे हैं। जब हम भारत की बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से देखते हैं उन्होंने जिस तरह से भारत को, उनके नेतृत्व में भारत पांचवी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बना और उन्होंने कहा कि मेरे तीसरे कार्यकाल में तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनेगा। अब भारत की तरफ पूरी दुनिया की निगाहें इस तरह से इसलिए लगी रहती हैं क्योंकि एक तो भारत एक बहुत बड़ी अर्थव्यवस्था है, जिस तरह से डेमोक्रेसी को भारत मजबूत किए हैं, अपने डेमोक्रेसी की जो संस्थाएं हैं भारत के अंदर, वो एक प्रेरणा है बहुत से विकासशील देशों के लिए। तो आपने सुना प्रोफेसर सचदेवा का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तीसरी और डिसाइसिव जीत न सिर्फ भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक अच्छी खबर है। कैमरामैन योगेश के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज दिल्ली। केंद्र में एनडीए सरकार के गठन और मंत्रिमंडल विस्तार पर बिहार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार चट्टान की तरह एनडीए सरकार के साथ खड़े हैं। श्रवण कुमार से डीडी न्यूज के संवाददाता कुमार आलोक ने खास बातचीत की और क्या कुछ कहना है उनका, आइए सुनते हैं। बिहार में जनता दल यू को अपार सफलता मिली है और हम साथ में इस समय
बिहार सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी के साथ एक्सपेक्टेशन था 12 सीट का ही कि और ज़्यादा का था? नहीं, हमको तो भी ज़्यादा सीट की थी, लेकिन स्थानीय स्तर पर कुछ दिक्कत हुई है, उसकी समीक्षा की जा रही है। समीक्षा के बाद पता चलेगा कि इन कारणों से हम लोग 4 सीट लूज किए हैं। कार में आप शामिल हो रहे हैं और मंत्रिमंडल में भी स्थान होगा जनता दलियों का, तो क्या पार्टी की तरफ से कोई रणनीति बनी है कि कितने मंत्री शपथ लेंगे, कौन कौन से मंत्री होंगे? ये सारी चीज़ें के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी अधिकृत हैं, हम लोग के सम्मान नेता हैं। जो वो फैसला करेंगे वही हम सबको मान्य होगा। जनता दल यू और चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी दोनों एक मजबूत स्तंभ है इस सरकार के लिए, तो जो सरकार की मजबूती या सरकार 5 साल तक कितनी मजबूती से चले, इसकी क्या गारंटी देते हैं सर आप? नहीं, गारंटी तो जब नीतीश कुमार जी एक बार खड़े हो गए तो वे चट्टान की तरह खड़े रहेंगे। बिहार के हित के लिए, देश के हित के लिए, देश के आवाम के लिए, और बिहार तरक्की करे, बिहार विकास करे, बिहार और ऊंचाई पर जाए। मंत्रिमंडल में आप शामिल होंगे, आपका दल जो शामिल होगा, तो उसमें तमाम जो जातियां हैं जो नीतीश कुमार जी का अपना वोट बैंक है उनका, तो उन सारी जातियों का सामंजस्य रहेगा? देखिए, नीतीश कुमार जी को बताने की ज़रूरत नहीं है। नीतीश कुमार जी खुद एक बहुत बड़े लीडर हैं, आज जिनका जलवा सिर्फ बिहार में नहीं देश में है, और आज देश के लोगों को पता चल रहा होगा कि नीतीश कुमार जी क्या हैं। मंत्रिमंडल का आकार क्या होगा, उसका विस्तार क्या होगा, ये सारा कुछ बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर निर्भर है, ये कहना है ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार जी का। कैमरामैन के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और लोकसभा चुनाव में असम के धुबरी में कांग्रेस के रकीबुल हसन ने AIUDF के मोहम्मद बदरुद्दीन अजमल को 10 लाख से ज्यादा वोटों के अंतर से हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। उनकी इस जीत पर खास बातचीत की है हमारे संवाददाता आलोक कुमार ने। आइए सुनते हैं। हमारे साथ है रकीबुल हसन साहब, और धुबरी से इन्होंने बदरुद्दीन अजमल जैसे शख्स को पराजित किया, पराजित ही नहीं किया बल्कि अच्छे मार्जिन से पराजित किया। सर, आपकी जीत के पीछे का क्या कारण था? कारण तो हिमंत बिश्व शर्मा और बदरुद्दीन अजमल का जब मिले जो आपका साजिश है, जो कम्युनल एटमॉस्फेयर करके आदमी लोगों को गुमराह कर रहा है, उसका खिलाफ आदमी लोगों ने वोट दिया है। जो कांग्रेस को परफॉर्म करना चाहिए था और ज़्यादा सीटें जीतना चाहिए था, कहाँ कमी रह गई? असम में सबसे बड़ा अच्छा रिजल्ट है। जोरहाट में गौरव गोगोई का रिजल्ट देखा है, ऑल कास्ट कम्युनिटी गौरव गोगोई को वोट दिया है। पटोले का देखा है। ये माना जाए कि आगामी विधानसभा चुनाव में माना नहीं, मन गया। हम नहीं, हिमंत बिश्व शर्मा का मन देखिए, वो उसका मालूम हो गया। वो पॉलिटिकल साइंटिस्ट है ना, जो वेदर देखता है, उसको मालूम हो गया कि उसका चीफ मिनिस्टरशिप जा रहा है। बदरुद्दीन अजमल का क्या भविष्य रहेगा आसाम में आपसे? उसका नाम हम लेना नहीं चाहते, अभी मत लीजिए। आदमी लोग लेना नहीं चाहते, आप क्यों ले रहे हैं? तो ये थे रकीबुल हसन साहब, जिन्होंने बदरुद्दीन अजमल को हराया, जो काफ़ी स्टालवर्ट्स हैं असम के, और इनका कहना है कि हम जो परफॉर्मेंस असम में हमने लोकसभा भी किया है, विधानसभा में उससे भी अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। कैमरामैन रवि धीमान के साथ कुमार आलोक, डीडी न्यूज़, दिल्ली। और चलिए अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट की। दरअसल छिंदवाड़ा सीट कांग्रेस की परंपरागत सीट मानी जाती है, लेकिन इस बार बीजेपी ने इस अभेद किले को फतेह कर लिया है। हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट छिंदवाड़ा से बीजेपी उम्मीदवार विवेक बंटी साहू ने कांग्रेस के उम्मीदवार और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के पुत्र नकुल नाथ को हराकर ऐतिहासिक जीत दर्ज की है। विवेक बंटी साहू का कहना है कि ये जीत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व और केंद्र की योजनाओं का परिणाम है। छिंदवाड़ा के नवनिर्वाचित सांसद से बात की हमारे संवाददाता अजीत द्विवेदी ने। आइए सुनते हैं। मध्य प्रदेश से बीजेपी ने इस बार लोकसभा चुनाव में 29 में से 29 लोकसभा सीटें जीतकर एक कीर्तिमान रचा है, और सबसे बड़ी जीत इसमें छिंदवाड़ा लोकसभा मानी जा रही है, जो कि 27 साल बाद कांग्रेस को यहां से हार का मुंह देखना पड़ा है। हमारे साथ बात करने के लिए छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू जी हैं। 27 साल बाद जीत मिली है बीजेपी को यहाँ से, किस तरह देखते हैं अपनी जीत को? पहली बार यहाँ छिंदवाड़े से भारतीय जनता पार्टी जीती है, और मुझे लगता है कि अब जाकर के छिंदवाड़े को कांग्रेस से मुक्ति और कांग्रेस से आज़ादी मिली है। निश्चित तौर पर यह जीत हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जीत है। जिस तरीके से मोदी जी ने गरीब कल्याण और जन कल्याण की योजना चला करके छिंदवाड़ा जिले के बारे में बताना चाहता हूँ कि लगभग 21 लाख लोगों तक के शासन की योजनाएं पहुँचाने का काम किया है।
छिंदवाड़े की जनता मोदी जी के इस गरीब कल्याण जन कल्याण के रथ में मोदी जी को आशीर्वाद देना चाहती थी। दूसरा, मोदी जी ने जो आत्मनिर्भर भारत और विकसित राष्ट्र का सपना देखा है, तो छिंदवाड़े की जनता इसमें अपनी भागीदारी तय करना चाहती थी। तो यह जीत मोदी जी की जीत है। तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, किस तरह देखते हैं और आपको लगता है कि अब छिंदवाड़ा का विकास किस तरीके से आप करेंगे? क्या कोई खाका तैयार किया आपने, क्या आपने रणनीति बनाई है? ये 10 वर्ष बड़े चुनौतीपूर्ण थे, क्योंकि इतने लंबे समय का एक ऐसा शासनकाल जिसमें सिर्फ भ्रष्टाचार की बात होती थी, देश को पीछे करने की बात होती थी। लेकिन इन 10 वर्षों में उस गड्ढे को भरने का काम मोदी जी के द्वारा किया गया और यह अगले 5 वर्ष जो रहेंगे निश्चित तौर में एक ऐसी उड़ान वाले रहेंगे जहां भारत दुनिया का सबसे शक्तिशाली समृद्धशाली राष्ट्र रहेगा। एनडीए के अलायंस हैं, सभी नेता वहां पर थे और बहुत सारे अलग अलग दृश्य वहां पर देखने को मिले। आप पहली बार आप संसद में सेंट्रल हॉल में पहुंचे थे, क्या क्षण रहे आपके मन में? यह जीवन का अविस्मरणीय पल था कि उस बात का गवाह बना कि मोदी जी की तीसरी पारी की शुरुआत हो रही है और ऐसे वरिष्ठ नेता जिनको हम टीवी में देखते थे, सुनते थे, जिनकी झलक देखने के लिए सैकड़ों किलोमीटर तय करके जाकर के उनकी झलक लेते थे, आज उनको आमने सामने पाकर के वाकई में एक सुखद अनुभूति थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ छिंदवाड़ा के सांसद विवेक बंटी साहू, कैमरामैन गौरव के साथ अजीत द्विवेदी, डीडी न्यूज, दिल्ली। और वहीं हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ आपको बता दें कि रामोजी राव का अंतिम संस्कार किया जाएगा। इसी के साथ अब से कुछ देर पहले हमने देखी थी तस्वीरें कुछ खास। दरअसल आज शाम प्रधानमंत्री के तौर पर शपथ लेने से पहले नरेंद्र मोदी सुबह राजघाट और सदैव अटल पहुंचे थे। आइए एक बार फिर से ये खास तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। अब से कुछ देर पहले की ही ये बेहद खास तस्वीरें। आपको बता दें कि आज ऐतिहासिक दिन है। आज तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेते हुए नरेंद्र मोदी नजर आने वाले हैं। आज शाम 7:15 बजे मुख्य कार्यक्रम है और लेकिन उससे पहले आज की सुबह की अगर हम बात करें तो नरेंद्र मोदी आज सुबह सबसे पहले राजघाट पहुंचे, जहां पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए नजर आए। श्रद्धासुमन उन्होंने अर्पित किए हैं। देखिए ये उस दौरान की ये खास तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी सदैव अटल भी पहुंचे और जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आए हैं। और उस दौरान की ये खास तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। इस दौरान लेकिन खास बात ये रही कि वहाँ पर काफ़ी संख्या में लोग भी वहाँ पर मौजूद थे, जो लगातार जय श्री राम और भारत माता की जय के नारे वहाँ पर लगा रहे थे। प्रधानमंत्री का अभिवादन भी करते हुए वहाँ पर सभी लोग नजर आए और ये बेहद ही खास तस्वीर इस वक्त आपको दिखा रहे हैं। और अब से कुछ ही देर में प्रधानमंत्री वार मेमोरियल भी पहुँचेंगे, तो वो तस्वीर भी आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज राजघाट पहुँचे और सदैव अटल पहुँचे, जहाँ पर राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की और साथ ही पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आए हैं। तो उस दौरान की ये बेहद खास तस्वीर भी हमारे सामने है, क्योंकि आज देखिए बेहद ही ऐतिहासिक दिन है और स्वर्णिम अक्षरों में आज का दिन लिखा जाएगा। तो बेहद ही खास दिन है आज का। और इसी के साथ आपको बता दें कि इस वक्त प्रधानमंत्री वार मेमोरियल पहुंचे हैं और
वहाँ पर ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, बेहद ही खास तस्वीर। तीनों सेनाओं के अध्यक्ष इस वक्त आपको दिख रहे हैं और साथ ही प्रधानमंत्री के साथ में राजनाथ सिंह भी इस वक्त नजर आ रहे हैं। और ये खास तस्वीर दिल्ली स्थित वार मेमोरियल की ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहाँ पर प्रधानमंत्री इस वक्त पहुंचे और उनके साथ में तीनों सेनाओं के राष्ट्राध्यक्ष भी इस वक्त मौजूद हैं और वहां जाकर शहीदों को भी नमन प्रधानमंत्री करेंगे।
तो राष्ट्रीय युद्ध स्मारक से ये सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे थे, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शहीदों को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आए हैं, क्योंकि आज बेहद ही ऐतिहासिक दिन है। और इस ऐतिहासिक दिन की अगर शुरुआत की बात करें तो प्रधानमंत्री सबसे पहले आज राजघाट पहुंचे, जहां पर बापू को श्रद्धासुमन अर्पित किए। उसके बाद में सदैव अटल पहुंचे, जहां पर पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए नजर आए। उसके बाद में राष्ट्रीय युद्ध स्मारक यानी वार मेमोरियल भी पहुंचे, जहां पर शहीदों को श्रद्धांजलि देते हुए प्रधानमंत्री नजर आए। बेहद ही ऐतिहासिक दिन, और ऐसे ऐतिहासिक दिन को लेकर के एक एक अपडेट पर हमारी नजर लगातार बनी हुई है और लगातार आप तक एक एक खबर भी पहुंचा रहे हैं। लेकिन इसी के साथ अन्य खबरों का भी रुख कर लेते हैं, जहां हैदराबाद में आज राजकीय सम्मान के साथ रामोजी राव को अंतिम विदाई दी जाएगी। इनाडू और रामोजी फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव का बीते कल तेलंगाना के हैदराबाद में निधन हो गया था। रामोजी राव को हैदराबाद के स्टार अस्पताल में इलाज चल रहा था। रामोजी राव को आइकॉनिक मीडिया बैरन और फिल्म मुगल भी कहा जाता था। एक मध्यम वर्गीय परिवार में जन्मे रामोजी राव ने बिजनेस और फिल्मों की दुनिया में खूब नाम कमाया। उन्होंने रामोजी ग्रुप की नींव रखी, जिसमें दुनिया का सबसे बड़ा फिल्म स्टूडियो रामोजी फिल्म सिटी, ईटीवी नेटवर्क और इनाडू तेलुगु अखबार भी आता है। कई सुपरहिट तेलुगु फिल्मों को बनाने का श्रेय भी रामोजी राव को जाता है। साल 2016 में पत्रकारिता, साहित्य और शिक्षा में योगदान देने के लिए रामोजी को देश के दूसरे सबसे बड़े नागरिक सम्मान पद्म विभूषण से सम्मानित भी किया गया था। और साथ ही आपको बता दें कि इससे पहले बीते कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इनाडू और रामोजी राव फिल्म सिटी के संस्थापक रामोजी राव के निधन पर शोक व्यक्त किया। उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट करके संवेदना प्रकट की। उन्होंने लिखा कि रामोजी राव गारू का निधन बेहद दुखद है। वो एक दूरदर्शी व्यक्ति थे, जिन्होंने भारतीय मीडिया में क्रांति लाई। उनके समृद्ध योगदान ने पत्रकारिता और फिल्म की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ी है। अपने उल्लेखनीय प्रयासों के माध्यम से उन्होंने मीडिया और मनोरंजन जगत में नवाचार और उत्कृष्टता के नए मानक भी स्थापित किए। भारत के विकास के लिए रामोजी राव गारू को जुनून था। मैं भाग्यशाली हूं कि मुझे उनके साथ बातचीत करने और उनके ज्ञान से लाभ उठाने के कई अवसर मिले। मैं उनके परिवार, दोस्तों और अनगिनत प्रशंसकों के प्रति इस कठिन समय में संवेदना व्यक्त करता हूं। वहीं प्रधानमंत्री ने अपने पोस्ट में रामोजी राव के साथ एक चित्र भी साझा किया। इसके अलावा राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने भी दुख जताते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट की, जिसमें उन्होंने लिखा कि श्री रामोजी राव के निधन से भारत ने मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र के एक दिग्गज को खो दिया है। एक नवोन्मेषी उद्यमी, उन्होंने कई उपक्रमों की शुरुआत की, जिसमें इनाडू अखबार, ईटीवी समाचार नेटवर्क और रामोजी फिल्म सिटी भी शामिल है। इसके आगे उन्होंने लिखा कि वो सफल हुए क्योंकि उनका दृष्टिकोण अनिवार्य रूप से समाज में निहित था। इस उद्योग में उनके योगदान को लंबे समय तक याद रखा जाएगा। उनके परिवार और शुभचिंतकों के प्रति मेरी संवेदनाएं। और वहीं तेलुगु देशम पार्टी टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू ने हैदराबाद पहुंचकर इनाडू ग्रुप ऑफ कंपनीज के संस्थापक रामोजी राव को श्रद्धांजलि अर्पित की। नायडू ने तेलुगु राज्यों में मीडिया उद्योग के लिए रामोजी राव की अपार सेवा को याद किया। नायडू ने कहा कि हम सभी को उम्मीद थी कि वो घर लौट आएंगे, लेकिन ये खबर सुनने की कभी उम्मीद नहीं थी। साथ ही उन्होंने कहा कि राव का निधन न केवल तेलुगु राज्यों के लिए बल्कि पूरे देश के लिए एक बड़ी क्षति है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए बात महाराष्ट्र की राजनीति से जुड़ी हुई खबर की कर लेते हैं। दरअसल भारतीय जनता पार्टी के विधिमंडल गुट की मुंबई में एक बैठक आयोजित की गई और इस बैठक को संबोधित करते हुए पार्टी नेता देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि देशवासियों ने एक बार फिर एनडीए पर अपना विश्वास जताया है। हालांकि इस बार महाराष्ट्र में पार्टी को अपेक्षित सफलता नहीं मिली, इसलिए इस पर मंथन करने की जरूरत है। साथ ही उन्होंने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर भी पार्टी अपनी रणनीति पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि इस चुनाव में यह भी कहा गया कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर हमें शिकस्त मिली है, लेकिन यह भी गलत नैरेटिव है। हमारी सरकार मराठा समाज के लिए कई योजनाएं लाई है।
भारतीय निर्वाचन आयोग ने जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव की प्रक्रिया आधिकारिक रूप से अब शुरू कर दी है। चुनाव आयोग के सचिव जयदेव लाहिड़ी ने एक प्रेस नोट में कहा कि आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर की विधानसभा के आम चुनाव के लिए चुनाव चिन्ह, आरक्षण और आवंटन आदेश 1968 के पैरा 10वीं के तहत कॉमन चिन्ह के आवंटन के लिए आवेदनों को तत्काल प्रभाव से स्वीकार करने का फैसला किया है। इससे पहले मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा था कि जम्मू कश्मीर के लोगों को जल्द ही लोकतांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार मिलेगी। यहां पिछला विधानसभा चुनाव 2014 में हुआ था। केंद्र सरकार द्वारा 5 अगस्त 2019 और अनुच्छेद 370 और 35A निरस्त कर जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दे दिया गया, जिसकी अपनी विधानसभा होगी। लद्दाख को भी अलग कर बिना विधानसभा वाले केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया। तब से जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश का प्रशासन उपराज्यपाल के हाथों में है। और इसी के साथ फिलहाल मेरे साथ इस मिनट में इतना ही। खबरों का सिलसिला डीडी न्यूज पर यूं ही लगातार जारी है। ब्रेक के उस पार देखिए आगे की खबरें सहयोगी आंचल के साथ। नमस्कार।